किस तरह का चैलेंजेस होगा फाइनेंशियल क्लोजर अचीव करने में? The viability of the project in terms of the revenue and the serviceability of the debt. 40% गवर्नमेंट में देने चालू किया और 60% का रिस्क डेवलपर के ऊपर डाला। हाइब्रिड मॉडल। तो हाइब्रिड मॉडल में लेके आए उधर में, तो एक्चुअल टोल फॉल शॉर्ट बाय मोर देन 50% दैट दे एस्टिमेटेड बाय द लेंडर्स। ओह, तो बहुत बड़ा गैप हो गया। and the इवन target दोनों traffic clause will not protect 50%. एक बार फाइनेंशियल क्लोजर हो गया तो डू यू थिंक प्रोजेक्ट फंडिंग इज केक वॉक? the upfront equity requirement by the lenders. तो अभी मैंने ऑफ लेट सुना है ये जो आप इक्विटी 50% अपफ्रंट रखना है, तो मैंने दो चीज सुना है। अभी लेंडर्स बोल रहे हैं 100% अपफ्रंट इक्विटी रखो, एक चीज है। पहले 50% बोला है, बट 50% इन्वेस्ट करने के बाद भी बोलते हैं पूरा 100% करो तभी हम डेट रिलीज करेंगे। ऐसा भी सिचुएशंस होगा? मतलब वो नॉर्मली क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्लोज ये सारी कंडीशन जब डिसाइड होती है तो लेंडर के साथ एक प्रोसेस में फाइनल करनी चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उधर, इन सम ऑफ द केसेस इफ द लेंडर सी दैट द रिस्क ज्यादा है तो दे में कम टेरेन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्लेन टेरेन में काम करते हैं और हिली टेरेन में प्रोजेक्ट है। सही। सो अगर लेंडर फील दैट कि एक बहुत बड़ा हिली टेरेन है, एक्सट्रीम क्लाइमेट सिचुएशन है, मानो कि एकदम साल में 5 महीना 6 महीना तो पूरा बंद रहता है कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो वो सब सिचुएशन जब देखते हैं तो लेंडर को लग रहा है कि कुछ रिस्क है, तो वो दे आस्क सर्टेन एडिशनल कंफर्ट। और एडिशनल कंफर्ट में ये जैसे आपने जो बताया उधर में दे में आस्क द 50% की जगह पे 75% अपफ्रंट लेके आओ या 100% अपफ्रंट लेके आओ। तो विच काइंड ऑफ कंडीशन जो उसमें आती है उधर में वहां पे, तो ये एक डिपेंड करता है अपॉन द, एंड ये सारा चीज जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द, जनरली व्हाट वी हैव सीन देयर, एक बार फाइनल हो गया, फ्रीज हो गया, पैटर्न डिसाइड हो गया, तो फिर बाद में लेंडर आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट फिर उनकी तरफ से कोई ऐसा जनरली एडवर्सिटी नहीं आता है फिर जनरली। अभी प्रॉब्लम्स का आंसर है प्रोग्रेस अच्छा होना है बस। प्रोग्रेस इज द की। अगर प्रोग्रेस लाइन पे आ रहा या बाकी चीज अगर प्रॉपरली, से फॉर एग्जांपल अभी क्या कंसेशन में हैम प्रोजेक्ट्स है, तो हैम में देयर इज अ प्रोविजन, अगर आप देखेंगे उसमें कि भी अगर 182 डेज के अंदर में इफ दे विल नॉट प्रोवाइड द 100% ऑफ द लैंड, सो डेवलपर हैज राइट टू डीस्कोप दैट एंटायर, द बैलेंस पोर्शन जो नहीं मिला वो डीस्कोप करने का राइट है। सो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि ये सब चीज अगर प्रॉपरली कॉरेस्पॉन्ड करके रेडी करके रख लेते हैं उधर में, तो लेंडर को भी कंफर्ट रहता है कि नहीं 182 डेज हुआ, 50 किलोमीटर से 10 किलोमीटर नहीं मिला लैंड, तो डेवलपर ने डिस्कोपिंग का नोटिस दे दिया, 40 पे ऊपर फोकस है, और वो बोल रहेगा अभी चलो भी अभी पैसा जो आप लो लैंडर्स इंजीनियर को, ये 40 किलोमीटर में ही पैसा लगाओ, 10 किलोमीटर का लैंड मिल गया तो उसको बोलो सुटेबल एक्सटेंशन ऑफ टाइम देगा, सुटेबल एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिला तभी जाके वी विल रिलीज द मनी करके। ये टाइप ऑफ थिंग्स अभी नाउ लेंडर ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑफ एंड they will ask their own engineer basically to cover up and mitigate these issues during construction. So हमने अभी पीपीपी प्रोजेक्ट्स रोड सेक्टर का हमने डिस्कस कर रहे हैं। प्रोसेस तो मोरलेस सेम रहेगा, बट पीपीपी प्रोजेक्ट्स पावर सेक्टर में है, सोलार में है, ट्रांसमिशन में है, एयरपोर्ट्स में है, बाकी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ये पीपीपी मॉडल है। अब जो प्रोसेस जो बोला है मोरलेस सिमिलर होगा या ईच सेक्टर विल हैव डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट प्रोसेस लेंडर्स पर्सपेक्टिव? सी मेरा जो मानना है खास करके अगर आप देखें तो कंसेशन एग्रीमेंट इज द बाइबल फॉर ऑल दिस डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रा पीपीपी प्रोजेक्ट्स। सो पीपीपी में अगर कंसेशन एग्रीमेंट के क्लॉजेस जो है वो कवर करते हैं जनरली टू डिटरमाइन दिस फाइनेंशियल क्लोज प्रोसेस। सो नॉर्मली अगर समझो कोई प्रोजेक्ट में लिखा है कि भाई इतना एयरपोर्ट के सपोज से फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है, तो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर में मान लीजिए कि भी टोटल रिक्वायर्ड जो लैंड है उसका सर्टेन चीज जो क्लियरेंसेस जो चाहिए उधर में वो गवर्नमेंट को लाके देने हैं उधर में बिफोर द अपॉइंटेड डेट। तो ये सारी कंडीशन जो है शुरू से आ जाती है उधर में, अनलाइक इन रोड सेक्टर में जैसे बताया कि 80% ऑफ द लैंड की भी लैंड ही नहीं है, तो काम कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा। सिमिलरली जो रिक्वायर्ड जो मैकेनिज्म है दैट हैज टू बी, हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग है उसमें, बट दैट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ द कंसेशन एग्रीमेंट, उसी हिसाब से डिटरमाइन करना पड़ेगा। लेंडर को भी वो जनरली वो ही देखते हैं उसको। बेसिक प्रिंसिपल तो एक ही है, बट डिपेंडिंग ऑन द कंसेशन एग्रीमेंट और एग्रीमेंट कंडीशंस
people have to govern that and like proceed further. एग्जैक्टली एंड इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल मेन इज इम्प्लीमेंट बिकॉज पैसा जो है अल्टीमेटली जो मिल रहा है पीपीपी में क्या है, जैसे आपने राइटली शुरू में बताया कि भाई एक हाउसिंग स्कीम के अंदर में मानो कि जैसे आपका अपफ्रंट पैसा लेके आना है, आप ला दिया उधर में, तो बाकी जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जाएगा उसी हिसाब से पैसा मिलते जाएगा उधर में। बट यहाँ पे क्या है, हाउसिंग में क्या है कि अगर बिल्डर ने 6 महीना 1 साल डिले कर दिया तो उसका एक्चुअली बैंक को कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज उतना डिसबर्समेंट उसको तो इंटरेस्ट और रीपेमेंट स्टार्ट हो जाता है उधर में। Correct, बट यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है एंड देन आफ्टर द बिकॉज रेवेन्यू स्ट्रीम फिक्स है और कंसेशन पीरियड फिक्स है, तो वहां पे देन द वायबिलिटी हैज टू बी चेक। सो दिस इज द बेसिकली द की डिफरेंस कि जहाँ पे खास जो correct. इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर very rigorously, and all party has to work actually towards the schedule and timely completion of the project. So schedule completion of project डिले हो जाता है तो इफेक्टिव रेवेन्यूज, जो रेवेन्यूज का पीरियड कम हो जाता है, तो रेवेन्यू कम हो जाता है तो प्रोजेक्ट वाइबिलिटी डोलडम्स में पड़ सकता है। दैट्स व्हाट यू सेइंग। उसका इम्पैक्ट नेचुरली प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, आईडीसी बढ़ जाएगा, इवन जो डेवलपर के लिए या कॉन्ट्रैक्टर के लिए उसने जितने भी रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं उसको को प्रोलॉन्ग पीरियड में रखना पड़ेगा उधर में। कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ मैन पावर, एवरीथिंग हैज टू बी दैट विल गो अप एक्चुअली उधर में। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है उधर में करके। ओके, so what are some innovative financing mechanisms or models that have been successful in facilitating financial closures for PPP road projects? खास करके जो व्हाट वी हैव सीन कि मेरा एक्सपीरियंस जनरली मेरा ऐसा है कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर में आप टोल प्रोजेक्ट है तो टोल प्रोजेक्ट के अंदर में कितना मैक्सिमम फाइनेंसिंग पीरियड मिल सकता है, इवन द से द कंसेशन पीरियड इज 20 ईयर एंड इफ यू कैन गेट से फॉर एग्जांपल 16 years or 17 years पीरियड, नथिंग लाइक दैट विथ ए मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड, दैट इज वन पार्ट। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि रीपेमेंट जितना पीछे जाता है उतना नेचुरली रेवेन्यू, शुरुआत का रेवेन्यू जो रहता है उसमें प्रेशर कम आ जाता है उधर में। सो द वन ऑफ द रिस्क कैन बी मिटिगेटेड। सेकंड थिंग, वाइल अचीविंग द फाइनेंशियल क्लोज, कि अगर मान लीजिए कि डेवलपर नक्की करता है कि अगर मेरा रेवेन्यू 1 साल के बाद ठीक ठाक आ गया एंड आई वांट टू गो फॉर रीफाइनेंसिंग द सेम, सो लॉन्ग एज माय सम ऑफ द इक्विटी कैन बी फ्री रिलीज्ड और आई कैन हैव द से फॉर, तो सो वो केस के अंदर में अगर मान लीजिए प्री पेमेंट की कंडीशन और वो सारे जो कंडीशन है अगर थोड़ा ठीक से नेगोशिएट करके कर लिया तो वो टाइम पे कॉस्ट कम हो जाता है या मोनेटाइज करते हैं। सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस, माय एक्सपीरियंस आई कैन शेयर दैट दी हमने आई हैड डन द ऑलमोस्ट मोर देन अराउंड 28 प्रोजेक्ट्स का फाइनेंशियल क्लोज अचीव किया उधर में हमने। बट बाय एंड लार्ज एक्सपीरियंस बेरिंग दीज टू रोहतक पानीपत एंड रोहतक हिसार जो मैंने बोला उसको छोड़ के सारे के सारे प्रोजेक्ट 100% रिफाइनेंस हो गए, सारे रिफाइनेंस हो गए। तो क्या होता है, कंप्लीशन हो गया उसके 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल के अंदर में ऑल प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग रिफाइनेंस, बिकॉज लेंडर खुद भी दूसरे लेंडर भी आगे आ जाते हैं कि भी रेवेन्यू ठीक ठाक हो गया, कॉस्ट में भी कोई रिस्क नहीं रहा है उधर में, तो एक तो उनके लिए भी एक अच्छा सा मैकेनिज्म वो मिल जाता है उधर में उनको। ठीक है, तो वो केस के अंदर में क्या है कि अगर मान लीजिए रिफाइनेंस होता है, अगर आपको प्रीपे कर देना है सभी लेंडर को, अगर उसमें कंडीशन डालिए कि 1% 1.5% आपको प्रीपेमेंट प्रीमियम देना है, अगर वाइल फाइनेंशियल क्लोज में अगर आपने नेगोशिएट कर दिया उधर में कि भी नहीं मेरा प्रोजेक्ट का रेटिंग ये आ गया, अगर मैं रेटिंग के बाद प्रीपे करता हूँ या साल में मेरे को इतना विंडो दे दो जहाँ पे मैं प्रीपे करूँ तो मेरे को कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, सो दैट विल सेव द लॉट ऑफ मनी। तो दिस ऑल आर द बेसिकली आइडिया ये है कि उसमें कम ये लगे। सेकंड थिंग कि हाइब्रिड एन्युइटी प्रोजेक्ट में हमने ये देखा है कि जो इक्विटी आपको अपफ्रंट लेके आना है उधर में, तो वो इक्विटी अपफ्रंट जो लेके आना है अगर उसके अंदर में आप मान लीजिए कि ये अपना जो आप नेगोशिएट करते हैं लेंडर के साथ या डेट जो देते हैं, जैसे इनोवेटिव आइडिया जो आपने बोला उसमें, से फॉर एग्जांपल मेरा 500 करोड़ का डेट है, मैं हम हर महीने क्या करते हैं, वी विल बेसिकली गो सर्टिफाई गेट द सर्टिफाइड बिल एंड सबमिट टू द लेंडर्स, और लेंडर को देके वहां से वो सारे लेंडर 1 2 या 4 जो भी लेंडर है उतने कंसोर्शियम में वो लोग फंड कर देते हैं, पैसा आ गया ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को, एसपीवी ने पेड कर दिया। नाउ अगर समझो उसके अंदर में
इनबिल्ट एलसी फैसिलिटी कर दिया, से जो लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी या बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, तो उससे क्या होता है, अगर 6 महीने के क्रेडिट पीरियड बिल डिस्काउंटिंग का ले लिया, तो बिल डिस्काउंटिंग कॉस्ट इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द कॉस्ट ऑफ द डेट। से फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ डेट 9.5-10% होगा उसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड का, अगर बिल डिस्काउंटिंग 7-7.5% में हो जाता है, तो वो यूज अगर आप कास्ट कम हो रोटेट जाएगा। करते हैं सारे सारे बिल का, तो काफी आईडीसी में सेविंग आता है। इट विल करेक्ट। सेव द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये सब फाइनेंसिंग आइडिया, दीज ऑल आर द फाइनेंसिंग आइडियाज जो है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पैसा जो बचता है उधर में, कि बिफोर टाइम कंप्लीशन अगर प्रोजेक्ट हो जाता है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट, देन नथिंग लाइक दैट, वहां पे यस। सबसे ज्यादा मैक्सिमम मनी जो है दैट विल गॉट सेव्ड, आइदर इन टर्म्स ऑफ द आईडीसी, रेवेन्यू भी इंक्रीमेंटल मिलता है उधर में, बाकी सारे रिसोर्स के कॉस्ट कम हो जाते हैं उधर में। एंड वी हैव सीन दैट इन अवर केस आल्सो, we have seen that the number of projects we have completed before time, and in our case, our the basically the management of the company has the thought process, in my past experience, that they before the start of the project, generally they announce that they whatever the time will be saved as compared to the original construction schedule, suppose 3 month या 6 month saving is there, so company will pay 3 month or 6 months additional salary as a bonus to all the employees उधर में ओ, करके। ओके। उससे क्या होता है कि एक अर्ली कंप्लीशन का एक सबको एक डे वन से पूरा एक एक मोटिवेशन हो जाता है। एक मोटिवेशन आ जाता है। एंड इट विल सेव द ऑल द रिसोर्सेज, एंड मैक्सिमम बेनिफिट विल कम टू द प्रोजेक्ट एक्चुअली। या सबसे एक्चुअली प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो गया तो उसका ओवरहेड्स का कॉस्ट कुछ बचेगा, और सबसे ज्यादा एडवांटेज इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, आईडीसी कॉस्ट बच जाएगा, और रेवेन्यूज भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तीनों एडवांटेजेस हैं। ये में वो सेम रिसोर्सेज कैन बी डिप्लॉय फॉर अदर प्रोजेक्ट आल्सो, करेक्ट वो करेक्ट। भी एक काफी बड़ा एडवांटेज है उसमें। सो अभी आप रिफाइनेंसिंग का एक बताया था, रिफाइनेंसिंग में जो आपका इक्विटी इन्वेस्ट किया उसका थोड़ा वापस आ जाएगा, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट, और व्हाट इज दैट? देर आर 2-3, नॉट ओनली रिडक्शन इन द इंटरेस्ट कॉस्ट, बट जब कंस्ट्रक्शन रिस्क खत्म हो जाता है, तो करेक्ट। नॉर्मली रेवेन्यू जो है, मानो कि 1 साल 2 साल 3 साल का अगर टोल प्रोजेक्ट है, तो 2-3 साल का अगर एक हिस्ट्री बन गया टोल का, सो देन द ऑल द लैंडिंग लेंडर कैन इजीली असेस दैट द रेवेन्यू जो स्ट्रीम है, उसको एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखे, अगर वो देखेगा कि कितना रेवेन्यू आ सकता है, एंड आफ्टर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट द सर्विसिबिलिटी कितनी है। अगर मान लीजिए कि रेवेन्यू अच्छा है, तो उसको डिस्काउंटिंग में पैसा जो मिलेगा उधर में अपफ्रंट जो रेवेन्यू डिस्काउंटिंग में, तो दैट विल बी इवन, उसको डेट भी कॉस्ट कम हो जाएगा, प्लस दे विल गेट सम इक्विटी बैक ऑल्सो। तो ओके। उससे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल आईआरआर जब प्रोजेक्ट बीड करते हैं, तो जब हम आईआरआर एज्यूम करते हैं, तो हम पूरा 20 साल का अगर कंसेशन पीरियड, तो 20 ईयर में मेरा इक्विटी रिलीज होगा, मेरा इक्विटी लास्ट तक रहेगा, तो मेरा आईआरआर इतना बनेगा। बट करेक्ट अगर 6-7 साल के बाद अगर आपको इक्विटी 50-60% भी वापस आ गया, सो देन आईआरआर ऑफ दैट इक्विटी विल शूट अप लाइक एनीथिंग। तो करेक्ट। वो एक एडवांटेज मिल जाता है कंस्ट्रक्शन का। तो रिफाइनेंसिंग इज अ मेजर टूल ऑफ द इंक्रीजिंग द आईआरआर, नंबर वन। ओके। सेकंड थिंग, द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द डेट, प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ द टेल पीरियड। नॉर्मली क्या होता है, 20 साल के कंसेशन में लेंडर 14 साल 15 साल से ज्यादा फंडिंग नहीं करते, बट एक बार आपका 3 साल का रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया, तो आप उसको 20 साल की जगह 18 साल का लास्ट 2 साल बाकी रख के, उधर में बाकी का जो डेट को है, दैट कैन बी शिफ्ट टू दैट, एंड देन आफ्टर द वॉट एवर द सरप्लस इज दैट विल बी यूज, कैन बी टेकन एज ए इक्विटी रीपेमेंट। तो ये करेक्ट करेक्ट। टूल अच्छा है। उससे एक एडवांटेज, सेम सिमिलर इन द केस ऑफ द हैम आल्सो। तो आईआरआर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो बढ़ जाता है, और इक्विटी भी थोड़ा मिल जाता है, तो दिस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्रोबब्ली, और टू फंड नेक्स्ट द प्रोजेक्ट, इक्विटी प्रोजेक्ट्स. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So the refinancing or bill discount or LC, whatever you're talking, this can be possible only after project construction completion. Am I right? नॉर्मली करेक्ट, Yeah. बिकॉज उसमें कंस्ट्रक्शन रिस्क तो ऑलरेडी एक ने ले लिया है, तो बाकी Correct. कोई नया लेंडर जनरली कंस्ट्रक्शन रिस्क लेने के लिए जनरली आता नहीं है। कंप्लीशन के बाद दे कम फॉरवर्ड एक्चुअली। So equity is one of the main thing for the developers to run through the project and for the completion of the project. So can the developers approach fund houses or pension fund organizations for their equity support or comfort before financial closure, or after financial closure before start infusing the equity, or in the middle of infusing the equity? Is it possible? See, there are the 2-3 ways what we have seen, that the
first is the normal course, say without taking the pure equity, if you take the quasi equity या mezzanine equity, normally the word which is being used under the financing parameter, that the अगर आप जैसे कैसे कि सपोज 100 करोड़ आपको इक्विटी डालना है, तो आप सम ऑफ दी फंड हाउस को अगर अप्रोच करते हैं, अगर आप बोलते हैं उधर में कि भाई मेरे को 50 करोड़ आई विल पुट, बट यू सपोर्ट मी फॉर 50 करोड़, एंड आई विल एग्री दैट दी मैं 50% पैसा डाल दूंगा, मेरा अपफ्रंट जो एज पर माई कंडीशन, मेरा सपोज 50% पैसा डालना है, मैं डाल देता हूँ, एंड इफ आई कंप्लीट 30%, मेरा काम जब कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट का, एंड उसके बाद जब जब इक्विटी की रिक्वायरमेंट आती है इन द डेट इक्विटी रेशियो में, तो वो टाइम पे आप फंड करो उसमें, एंड यू सपोर्ट द प्रोजेक्ट, एंड लेटर ऑन वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, तो आई कैन गिव दिस प्रोजेक्ट एज अ फर्स्ट ऑफर टू यू, or with a certain, yeah, whatever the return, two ways. If it is a quasi equity, so it can be told that the till the completion of the construction period, I will agree to give the certain fixed return, say for अगर 2 महीना 4 महीना डिले भी हो गया तो भी उसका रिस्क मैं बेयर करूंगा, ओके एंड कंप्लीट हो गया तब तक का आपका एक फिक्स रिटर्न रहेगा, एंड जब मैं इसको मोनेटाइज कर देता हूं तो आपका पैसा आपके रिटर्न के साथ आपको मिल जाएगा, प्लस बाकी का जो पैसा है एंटायर दैट आई विल टेक आउट एक्चुअली. सो दिस इज वन वे. सेकंड इज द प्लेन वेनिला इक्विटी. जनरली तो प्लेन वेनिला इक्विटी नॉर्मली कंस्ट्रक्शन, इसमें फंड हाउस या एनबीएफसी कम आते हैं, उनके थोड़ा पैरामीटर, तो उसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि देर आर द अदर सेपरेट सोर्स ऑफ द फंड्स विच डेवलपर खुद, एसपीवी के अंदर में नहीं आएगा पैसा, डेवलपर को अपनी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर वो पैसा मिल सकता है. ओके मेरा एक एक्सपीरियंस जैसे मैं बताऊं कि सपोज हमको एक प्रोजेक्ट लेना था, हमने वी हैव टेकन द प्रोजेक्ट, एंड उसके प्रोजेक्ट में 500 करोड़ टोटल, सब प्रोजेक्ट में मिला के 500 करोड़ इक्विटी था, तो हमने सम ऑफ द इक्विटी हमने इन्फ्यूज करके प्रोजेक्ट चालू कर दिया. लेटर ऑन एज अ डेवलपर, बेसिकली स्पॉन्सर ऑफ द ऑल दिस प्रोजेक्ट्स, व्हेन वी अप्रोच टू द इवन म्यूचुअल फंड्स आल्सो, कि भाई म्यूचुअल फंड को बोला भाई आप हमने किया है, हमारा ये कंप्लीशन अगले 2 साल में हो जाएगा, आप हमको 3 साल का या 4 साल का एक फंडिंग दीजिए विद ए सर्टेन, तो वी कैन गेट बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द developer, we have got the money at the very cheaper rate of almost say 9%, 10%, so which is as compared to the equity cost very easily it made available. But in banking parlance, generally for funding for the equity, RBI doesn't allow actually. Even now the SEBI also put certain ban on the mutual funds of the part, whatever is there actually. So NBFCs are the area, but the cost of the NBFC they will also understand, and normally it may take some higher return because it is going for the equity, but that is possible on the strength of the developer. So developer can, suppose if one developer is having 100 crore and he has to fund entire 100 in one project, so instead of taking one project he can take two projects and put at 50-50 in both and take another 100 outside that, and so he can get the more EPC business. Also the once the construction this risk is covered, so ये possible बनता है उधर So में. with these उसके बाद methods, you can maximize the equity funding into various projects by adopting all correct. these methods. That's good. Correct. वो डिपेंड करता है अल्टीमेटली मेनली कि भी डेवलपर का खुद का स्ट्रेंथ कितना है, Yes. प्रोजेक्ट में वायबिलिटी कितनी है, दोनों चीज अगर सामने मिटिगेट हो गया तो एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बन सकता है उधर में. Yes. जी. So डेवलपर का भी स्ट्रेंथ होना चाहिए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, प्रोजेक्ट में भी स्ट्रेंथ होना चाहिए, और उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी अच्छा ढंग से चल रहा होगा, तभी ये पॉसिबिलिटीज है. नेचुरली वो क्या है, बिकॉज वो एनबीएफसी मनी दे विल लेंड द मनी टू द डेवलपर, Yes. एंड द सेम मनी डेवलपर विल पुट इनटू द प्रोजेक्ट एक्चुअली करेक्ट. वहाँ पे एज एंड व्हेन द प्रोजेक्ट गॉट प्रोग्रेस, तो वो एक थोड़ा सा रहता है उधर में. इवन आफ्टर ऐसे भी मैकेनिज्म है कि सपोज प्रोजेक्ट रीच 80%, 90%, 80% पे आ गया, एंड डेवलपर ने पैसा डाल दिया है ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द मनी, बट उसको कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो उसको अगर उसमें से कुछ वापस लेना है तो ही कैन अप्रोच टू सम ऑफ द एनबीएफसी, वहाँ रेस किया, उसमें डाल दिया, वहां से या लेके दूसरी जगह पे बोला मैं कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में मैं डालता हूँ 90% प्रोजेक्ट में आपका पैसा, आई एम गिविंग यू द कंफर्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट कंप्लीशन, वहां से आपको थोड़ा सिक्योरिटी कवर करके, बट मेरा जो पैसा लाएगा मैं नए प्रोजेक्ट में डालूंगा, वहां पे आपका रिस्क नहीं है. दैट इज हाउ दिस कैन बी आल्सो वर्कड आउट. अभी पीपीपी प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल क्लोजर कर दिया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, ऑपरेशन मेंटेनेंस में जा रहा है, बट अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट गेटिंग एंड डूइंग ऑल दिस इज अल्टीमेटली बेचना है, इक्विटी वापस लेना है. तो
to sell this project, what are the challenges you have? I think most of the projects which you have फाइनेंशियल क्लोजर हो गया, आप कंप्लीशन हो गया और बेच भी डाल दिया आपने, तो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चैलेंजेस क्या होगा ये बेचने में प्रोजेक्ट्स? सी, टू थिंग्स, वन इज दी, अभी हम देखें उधर में कि अगर डेवलपर एज अ ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर खुद डेवलपर है उधर में, सो नेचुरली इट मेक्स अ सेंस फॉर देम टू फ्री देयर इक्विटी मनी वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, बिकॉज एक बार कंस्ट्रक्शन रिस्क खत्म हो गया, प्रोजेक्ट मेंटेनेंस पीरियड में आ गया, तो वो जो पैसा इक्विटी का डाला था अगर वो फ्री कर देता है तो ही कैन डिप्लॉय दैट मनी फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या है कि जो आज के तारीख में इंडिया में, बिकॉज शुरू में जब हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो देर वर द वेरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई नहीं था जो इंटरनेशनल फंड्स या पेंशन फंड्स या दोज हु आर रेडी टू गिव द एंड दोज हु आर यील्ड टू मैच्योरिटी काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, जिनको एक सर्टेन रिटर्न चाहिए, खाली उनको प्रोजेक्ट लेके बेचना नहीं है, खाली ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है, जो भी कैश फ्लो आएगा दे विल बेसिकली यूज फॉर द पेइंग टू द बेसिकली फॉर द इन्वेस्टर्स who has given. तो वो Correct. we have seen that during the last 10 years, say most of 14-15 के बाद Yes. we have seen these funds become slowly one by one आना start हो गए उधर में करके। तो अभी आज के तारीख में देखें तो नंबर ऑफ फंड्स आर ऑलमोस्ट, वी हैव सीन ऑलमोस्ट 8 to 10 फंड्स जो काफी एक्टिव है, इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NIIF जो है उधर में, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द entity who generally basically this kind of projects को acquire करते हैं, ऑपरेट करते हैं, रन करते हैं। सिमिलरली देयर आर द अदर। तो उसमें ये जब प्रोजेक्ट हम फाइनेंसिंग में जब उसको सेलिंग मोनेटाइजेशन में देते हैं उधर में, सो ये स्ट्रक्चर भी जो चेंज हुआ, शुरू में क्या था कि एंटायर 100% प्रोजेक्ट सेल हो जाते थे। Correct. सो द फंड हाउस या तो जो भी इन्वेस्टर जो भी है उनको, दोज हु डोंट वांट टू टेक द कंस्ट्रक्शन रिस्क, वो एक डिलीजेंस करते हैं कि नॉर्मली देयर आर द 3-4 डिलीजेंस व्हाट वी हैव सीन, दैट वन इज द टेक्निकल डिलीजेंस, टेक्निकल इन फॉर्म ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्या है, Yes. कितना मेंटेनेंस कॉस्ट जो आएगा वो हमने जो एज्यूम किया है उतने में हो जाएगा नहीं होगा, प्लस ट्रैफिक का पैटर्न, अगर टोल प्रोजेक्ट है तो ट्रैफिक पैटर्न कैसे मूव करेगा, फर्दर रिस्क मैट्रिक्स क्या है उसका, वो सब कुछ एक टेक्निकल डिलीजेंस में आता है। देन आफ्टर दे विल डू द लीगल डिलीजेंस, टैक्स डिलीजेंस एंड फाइनेंस डिलीजेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिलीजेंस। तो नॉर्मली अवर एक्सपीरियंस इज दैट कि अगर ये सारे डिलीजेंस एक साथ में करने जाएंगे तो इट में हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो ऑन लेटर डेट। सपोज कोई एक आध में भी, बिकॉज क्या होता है कि ऑल दिस डिलीजेंस करने वाली एजेंसीज है वो फंड हाउस सेपरेट सेपरेट रखता है उधर में। Okay. हमने जो देखा है उधर में, टेक्निकल विल बी डन बाय सम अनदर एजेंसी, अकाउंट टैक्स एंड फाइनेंस जो है कोई अलग करेगा, लीगल लीगल विल बी अलग डन बाय सेपरेट अलग है। तो उसमें क्या होता है कि सबको एक साथ में, एक डेवलपर जो है जिसका एक लिमिटेड रिसोर्स है वो सब जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारा एक्सपीरियंस से ऐसे करना चाहिए कि उसको पहले टेक्निकल खत्म करा ले, ऑल सारे टेक्निकल पैरामीटर क्लोज हो गए, देन एक वैल्यू फ्रीज हो जाता है ऑलमोस्ट, और उसमें नक्की हो जाता है भी ये वैल्यू में अगर कुछ लीगल टैक्स और फाइनेंस डिलीजेंस में से कुछ निकला, ओनली कुछ नेगेटिव है, देन ओनली इट विल हैव द इम्पैक्ट ऑन द वैल्यूएशन टू दैट एक्सटेंट, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो बेसिस के ऊपर लेके जाते हैं तो एक स्मूथ वे में ट्रांजेक्शन थ्रू हो जाता है एकदम में। दैट इज वन पार्ट। सेकंड थिंग, द प्रेशर ऑन द इवन द बायर इज ऑल्सो देयर कि भी उनको भी रहता है कि भी ये कंप्लीट करने के बाद जाएंगे, तो हमारे पास अभी दूसरा कोई लीवे नहीं है कि एक्सेप्ट फॉर उसमें से अंदर से कुछ निकला, टेक्निकल हमने क्लोज कर दिया तो टुमारो वी कैन नॉट गो एंड कम एंड टेल दैट कि इसमें मेंटेनेंस का कॉस्ट ज्यादा आएगा, ये क्वालिटी का इश्यू आ सकता है, ट्रैफिक का रिस्क है तो उसकी वजह से मैं वैल्यू कम करता हूँ, तो ये सब पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। करेक्ट। तो ये मेरा जो कहना है कि ये देखना चाहिए, हैम में ये सब रिस्क रिलेटिवली कम है। एंड ऑफ लेट अभी रिसेंटली हमने लास्ट 2 साल में देखा है कि सम ऑफ द डेवलपर हु हैज डेवलप द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जिन्होंने 10, 12, 15 प्रोजेक्ट खुद डेवलप कर दिया अभी तक, दे बिकेम ए लार्ज रिलेटिवली। तो उन्होंने क्या किया कि कोई इन्वेस्टर को साथ में लाके खुद का ही इन्विट मॉडल चालू कर दिया है। बिकॉज आज अभी देखे तो सेबी हैज ऑल्सो डायरेक्टेड टू ऑल दीज फंड हाउसेस कि भी जिन्होंने प्रोजेक्ट एक्वायर किए उनको बोला आप कंपलसरी या तो प्राइवेट इन्विट या पब्लिक इन्विट आप ओपन कर दो, and you transfer this and accordingly you move so long as the commitment and the longer term till the end of the concession का वो continuity रहे उधर में करके होता। ठीक है, तो ये है उसमें।
गुड। सो बेसिकली सेल के लिए बेसिक पैरामीटर्स है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, O&M कॉस्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, O&M कॉस्ट रीजनेबल होना चाहिए और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, और रेवेन्यूज का रिस्क, इफ इट इज टोल, टोल का रिस्क वो एसेस करके उसके हिसाब से करेगा। इफ इट इज हैम का है तो वो रेवेन्यू का विजिबिलिटी क्लियर है, उसके हिसाब से वो एसेस करेंगे। बट ऑब्वियसली O&M कॉस्ट एंड O&M का रेवेन्यू जो होगा, that will be critical in deciding the sale proceeds. That's good. So this is quite good piece of information. But आपने फाइनेंस क्लोजर्स 25 25 28 प्रोजेक्ट्स का कुछ किया है, उसका बेच भी दिया है, और with your lot of experience of complete project life cycle of these many projects. So before we leave the show, based on your this experience, can you please give your suggestions to the bidders, especially the newcomers, new companies coming into the market with respect to the financial closure, project completion, and sale of the project? Of course, you have told many of the things, in fact. Yeah, see, all the project, either it may be toll or ham. So first of all, the important part is that to assess the viability of the project is very much important part, because to take the project and at a left and right price, and then after getting or reaching at a midway, if the project fails, it gives a discomfort to multiple basically agencies, including lenders. डेवलपर का नाम भी खराब हो जाता है, अथॉरिटी को भी, then it went into the disputes. Public will also suffer a big actually, because ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली तो पब्लिक यूज करती है उधर में। Correct. तो ये चैलेंजेस ध्यान में रखने चाहिए, नंबर 1। सेकंड चीज, उसमें जो भी है कि भी फाइनेंशियल क्लोज जब भी करे उधर में, सो इट शुड बी इन अ कंप्लीटली कैलकुलेटेड वे। ऐसा नहीं कि भी आज मैंने एक प्रोजेक्ट ले लिया और मेरा क्लोज हो गया, उतना मेरा इक्विटी है, कल मेरे को 3 और मिल गया तो मैं उसको क्लोज करा दूं, बट उसके पास अगर इक्विटी नहीं है उतनी, सो देन ही हैज टू प्लान बेसिकली ऑल द रिसोर्सेज मच वेल इन एडवांस उधर में। सो उससे थोड़ा सा एक क्या होगा कि रिस्क काफी कम हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, टाइमली कंप्लीशन हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, इक्विटी नहीं मिलेगा, देन इन बिटवीन इफ विल गो फॉर फाइंडिंग द इक्विटी, एंड देन द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस इफ दे विल फील दैट कि इनके पास अभी ऑप्शन नहीं है, सो उनको एक बहुत लंबा कॉस्ट पे करना पड़ेगा उधर में उसके लिए, एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द हेड ऑफ द डेवलपर्स दैट वी हैव सीन इन द पास्ट। एंड थर्ड थिंग, इफ द डेवलपर इज टेकिंग 1 or 2 प्रोजेक्ट, तो एंड दे आर द प्योरली ईपीसी प्लेयर, तो उनके लिए इट मेक्स सेंस कि वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, तो या तो हैम प्रोजेक्ट है तो 1 साल 1.5 साल के बाद ही उसको रिफाइनेंस कर ले और तुरंत ही उसको या तो मोनेटाइज कर ले, सो लॉन्ग एज दे कैन गेट द proper value of the same, and उसमें से पैसा आ गया, they can go for the further repeat business, number 1. But those who are having the big capital, those who can plan, listed players है generally, जिनके पास capital raise करने का capacity है, उन्होंने खुद demonstrate करके दे दिया है, उधर में दिखा दिया है, so for them they can keep the projects, and then after they can go for their own InvIT by taking the investor on the table and feed their capital on a larger way actually, and they can go become a larger developer. तो ये एक फेज जो है उधर में सबका एक अलग अलग फेज में रहेगा उधर जी। Okay. So बढ़िया है। थैंक यू, Thank you very much, थैंक यू Nitin सर। bhai. उधर में You have explained all the Yeah. major concerns, processes, and mitigation measures about the financial closure in such a simple words that anyone can easily understand this complex topic. इसी Of course, मैनर में समझाया हमने थोड़ा जी में सर। कुछ words है, but specific to the financing side. But of course, still it is easily understandable, I would say. Today's young All these are professional जो है, practical. tomorrow's project manager है, तो कल का project manager होगा, CEO होगा. So जी hence all these professionals, either young or seniors, in the project, everybody should know on the financing side of the project, so that they can move forward easily and understand holistically the project. So I'm Correct. sure your talk would enlighten all these audience and clarify many inhibitions and the project financing and financial closures. Thank you once again for your talk, थैंक यू, sparing your थैंक यू valuable विश्वनाथ जी, time, ऑल द बेस्ट। valuable यस यस यस, time in your busy schedule. Hope you would नो join us for another show with another topic. ओके, Okay, thank श्योर you. सर, Namaskar. थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू, बाय। Thank you, audience, for watching our show. Subscribe now and stay connected to Indian Infra Podcast for more and more interesting stories that add value to your knowledge and help you going up in your career ladder. Bye bye.